आज मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां उसके पास एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है और तीसरी तरफ अमेरिका है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान किसी भी वॉर के अंदर डायरेक्टली इंक्लूड ना होकर अपना इन्फ्लुएंस हर बैटलफील्ड के अंदर बनाए हुए है। यहाँ पे इस काम को करने के लिए ईरान यूज करता है प्रॉक्सी आर्मी नेटवर्क का। जो कई सारे लोग हैं वो हिजबुल्लाह, हूती, हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को अलग मानते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स इसको सिर्फ एक नाम देते हैं, वो है ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान ने पिछले 40 सालों के अंदर कई आर्म्ड ग्रुप्स बनाए जिनको ट्रेनिंग देना, वेपन देना और फंडिंग करना, ये सारा काम ईरान ने देखा। इससे तेहरान किसी भी वॉर में डायरेक्टली ना जाकर फिर भी अपना इन्फ्लुएंस हर वॉर के अंदर बनाए रहता है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो अब आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि ईरान ऐसा करता क्यों है? क्या ईरान की आर्मी वीक है या ईरान डायरेक्टली वॉर नहीं करना चाहता? आखिर प्रॉक्सी ग्रुप्स का जो है बनाने का मतलब क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉक्सी ग्रुप्स जो हैं आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक पावरफुल वेपन की तरह काम करते हैं। अब ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इनको ईरान कंट्रोल कैसे करता है? तो ईरान इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए आईआरजीसी में एक स्पेशल यूनिट है, क्वाड फोर्स। क्वाड फोर्स इनको वेपन, लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस जैसे कई सारे सपोर्ट्स देती है, जिसकी मदद से प्रॉक्सी ग्रुप्स ईरान की स्ट्रेटेजी को मिडिल ईस्ट के अंदर इम्प्लीमेंट अच्छे से करते हैं। अब ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ये सिर्फ डिफेंस स्ट्रेटेजी के रूप में काम नहीं करते, बल्कि ये रीजनल कंट्रोल सिस्टम की तरह भी काम करते हैं। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, यमन में हूती हो गए और गजा में हमास हो गए। ऐसे ही कई सारे जो है मिलिटेंट्स ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशंस मिडिल ईस्ट के अंदर एक ईरान की इन्फ्लुएंस चेन बनाते हैं, जिससे ईरान को एक पावर प्रोजेक्ट मिलता है और अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से मिडिल ईस्ट में इम्प्लीमेंट ईरान कर लेता है। जियोपॉलिटिक्स की लैंग्वेज में इसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ डेकोराइन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि एनिमी के लिए बैटलफील्ड जितना दूर हो सके उतना दूर शिफ्ट कर दो। अब इनको पूरा चीज़ कंट्रोल करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए आईआरजीसी की जो क्वाड यूनिट है वो तो काम करती है, लॉजिस्टिक, इंटेलिजेंस देती है। लेकिन अब हम इससे एक लेवल और ऊपर चलते हैं। इसकी थोड़ी सी प्रॉक्सी ग्रुप्स को कैसे ईरान ने बना दिया मिडिल ईस्ट के अंदर। आखिर क्या ईरान के लिए इतना आसान था सारे प्रॉक्सीज बना देना, और वो प्रॉक्सीज इनकी बात मानते ही क्यों हैं? इन सारी चीज़ों को और डिटेल से हम थोड़ा सा समझते हैं। तो ये प्रॉक्सी ग्रुप्स को बनाने की जो शुरुआत होती है वो ईरान के रिवॉल्ट से होती है। होता क्या है कि 1979 में ईरान में रिवॉल्ट होता है, जो सिर्फ ईरान की ही नहीं बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर देता है। क्या है यार, 1979 के अंदर लाखों लोग क्या करते हैं, सड़कों पर आते हैं, मैसिव रेवोल्यूशन करते हैं पुरानी मोनार्की के खिलाफ, और इसके रिजल्ट में एक व्यक्ति पावर में आते हैं जिनका नाम है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। और यहीं से जो है फॉर्मेशन होता है आईआरजीसी का। अब आईआरजीसी को कैसे बनाया गया, क्या क्या यूनिट है, आईआरजीसी वाले वीडियो में हम इसकी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम खाली प्रॉक्सीज की ही बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा वीडियो को और आगे करते हैं कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी से आने से पहले ईरान जो है वेस्ट अलाइंड कंट्री था, लेकिन इसके बाद ये आइडियोलॉजिकल रिपब्लिक बन गया था। लेकिन 1979 में आईआरजीसी का फॉर्मेशन हुआ और ठीक अगला साल आ गया 1980, ईरान और इराक के बीच में वार, जिस वॉर को आप जानते हैं तकरीबन 8 सालों तक चली थी। इस वॉर से ईरान को एक बढ़िया सीख ये मिली कि हम डायरेक्ट अगर एनिमी से लड़ते हैं और एनिमी अगर पावरफुल है तो जीतना आसान नहीं है। अगर वॉर लंबे टाइम तक चलती है तो इससे इकोनॉमी पे जो है काफ़ी बुरा असर पड़ता है और बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है किसी भी वॉर को चलाना। इसके लिए ईरान ने ये सारी चीज़ों को समझा और समझने के बाद इसने एक प्रॉक्सी वॉरफेयर स्ट्रेटेजी लॉन्च की, जिससे इसने प्रॉक्सी ग्रुप्स बना दिए कि भैया हमें डायरेक्ट लड़ाई ना लड़नी पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है।
अब इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को जो है बनाया गया। अब साल आता है 1982। यहीं से ओरिजिनली जो है प्रॉक्सी ग्रुप्स को बनने की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि ईरान का पहला प्रॉक्सी ग्रुप्स है हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला कैसे बना, तो 1982 के अंदर जो इजराइल होता है वो इजराइल लेबनान के अंदर अटैक स्टार्ट कर देता है। ये अपॉर्चुनिटी ईरान देख लेता है और ईरान की IRGC बेकाज वैली रीजन के अंदर जाती है और वहाँ पे क्या करती है, ट्रेनिंग कैंप्स बना देती है और यहाँ से ये अपना सक्सेसफुल जो ऑपरेशन होता है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है हिजबुल्ला, उसका फॉर्मेशन करते हैं और यही मॉडल ये बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्री में रिपीट करते हैं, जिससे इनका जो है प्रॉक्सी ग्रुप्स का नेटवर्क बनता है। लेकिन अब इन प्रॉक्सी ग्रुप्स के नेटवर्क को कंट्रोल करना, जैसे जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स बन रहे हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ें बनाना, इंटेलिजेंस बनाना, इसके काम के लिए IRGC के अंदर एक अलग यूनिट जो बाहर से काम करे, एलाइट एक्सटर्नल जो है मिलिट्री कहलाती है, इसे क्वाड फोर्स कहते हैं, नाम इसका क्वाड फोर्स ही है। क्वाड फोर्स यूनिट बना दी जाती है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है और इन सारी जो चीज़ों को कंट्रोल करती है जो क्वाड फोर्स है, ये क्वाड फोर्स का और प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक्सपेंड भी जो है किया जाता है। और यहाँ पे एक नाम सामने आता है जो पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को चेंज करने की ताकत रखता था, उसका नाम था कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी बाकी आर्मी जर्नल्स की तरह नहीं थे। इन्होंने जो है पूरी तरह से जो ये स्ट्रक्चर था क्वाड फोर्स का, इसको चेंज किया और कोऑर्डिनेशंस को और चीज़ों को अच्छा किया। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको लेके चलते हैं। जनरल कासिम सुलेमानी को सिर्फ एक कमांडर के रूप में ही नहीं बल्कि रीजनल स्ट्रेटेजी के आर्किटेक्चर के तरह भी लोग देखते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो जनरल कासिम सुलेमानी थे, इनकी लीडरशिप से पहले जो क्वाड फोर्स थी वो लिमिटेड ऑपरेशन करती है, लेकिन इनकी लीडरशिप आने के बाद जो क्वाड फोर्स होती है उसकी ग्रोथ होती है। अब जनरल कासिम सुलेमानी ने देखिए किस तरह से चीज़ों को किया। आता है साल 2003 के अंदर इराक के अंदर जो अमेरिका होता है वो ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि इराक के अंदर एक पावर वैक्यूम बनता है। इससे मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स थी उसमें भी जो है चीज़ें जो है इफेक्ट पड़ रहा होता है। अब यहाँ से जो इराक होता है, इराक के अंदर कई सारे शिया मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे कतायब हिजबुल्ला, कद्र ऑर्गेनाइजेशन, आसिफ अहल हक जैसे जो है ग्रुप्स आते हैं जो इराक की सिक्योरिटी में मेजर रोल निभाते हैं। इनके साथ IRGC की क्वाड जो यूनिट होती है वो क्वाड यूनिट जो है कोऑर्डिनेशन करती है। इस तरह से इराक के अंदर क्या होता है कि इनका ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। और फिर इसके बाद साल आता है 2011 और 2011 में सीरिया के अंदर क्या होता है कि सीरिया के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो सिविल वॉर थी ये ईरान के लिए स्ट्रेटेजिक टेस्ट था। अब वो टेस्ट कैसे था, क्योंकि जो लेबनान तक ग्राउंड कॉरिडोर था वो इसी रास्ते से था और अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट शिफ्ट होती है तो ये जो है ईरान के लिए दिक्कत वाली बात थी। तो अब ईरान ने क्या किया कि गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया। जनरल कासिम सुलेमानी बाकी कमांडर्स की तरह कमांड सेंटर के अंदर नहीं बैठते थे बल्कि वो बैटल फील्ड पर चीज़ों का जायज़ा लेते थे। इराक, सीरिया और बाकी जो कंट्रीज़ थे उनके अंदर बैटल फील्ड के अंदर उनकी प्रेजेंस को डॉक्यूमेंट किया गया है। लेकिन साल आता है 2020 के अंदर इराक के बगदाद के अंदर जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पर जो US होता है, US एयर स्ट्राइक कर देता है जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। लोगों को लगा कि इससे जो प्रॉक्सी नेटवर्क है वो पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन उनका एक ऐसा बनाया हुआ स्ट्रक्चर IRGC और प्रॉक्सी नेटवर्क कोऑर्डिनेशन के अंदर था जिससे ये चीज़ें कोलैप्स नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे कि ये हिजबुल्ला को किस तरह से बनाया गया और भी जो ईरान के ऊपर जो चीज़ें बाकी रह गई हैं उनको हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के अंदर कवर करेंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और भैया सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लिए।